नमस्कार दोस्तों, मैं मेमोरी गुरु नफीस खान हिंदी विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और हिंदी में इस समय खास तौर से रीट वाले बच्चे घबरा रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, संस्थाएं बंद हैं। इसलिए मैं उसके यूनिट के हिसाब से जो फर्स्ट टॉपिक है संधि, मैं उसे लेके चल रहा हूँ। और हम आपको रीट के और पटवार विषय के खास तौर से टॉपिकों को मैं लेकर चलूँगा और क्रम वाइज लेकर चलूँगा। बस आपको उन टॉपिकों को रेगुलर हिसाब से पढ़ना रहेगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने हैं, और शब्द जैसे कोई भी वर्ड आता है उसको कैसे पहचानते हैं, टुकड़े कैसे कहते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। संधि क्या है, पहले हम संधि का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलना। पटवार प्री में या मेंस में लास्ट एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान में कि संधि का विलोम क्या है। हालांकि कुछ कहते हैं संधि विच्छेद, कुछ कहते हैं संधि विग्रह, समास विग्रह, संधि विच्छेद, जो भी है, लेकिन उस पेपर में संधि का जो विलोम माना गया है वो विग्रह को माना गया है। ये ध्यान रखना, संधि का विलोम आंसर की में क्या माना है? विग्रह को। हालांकि संधि विच्छेद भी होता है, लेकिन ज्यादा बेस्ट मानते हैं विग्रह को। अब बात करते हैं परिभाषा की। संधि की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, पहले मैं आपको 3 शब्द लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक है सती प्लस ईश, एक ये रहा। दूसरा है जगत प्लस नाथ। तीसरा है मन है धन हर। आप भी सोच रहे होंगे सरल 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 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रीट वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि अगर कोई व्यक्ति सरल से, अब मैं सरल से कठिन की ओर जा रहा हूँ, तो इसे हिंदी में निगमन विधि, व्याकरण की विधि निगमन माना जाता है। सरल से कठिन की ओर, वो मैं आपको मेथड में बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। तो ये क्या है सतीश, में इनको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो सुनना है आपको। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ इसको एक बार सुने, आगे तक कई बार काम आएगा। मान लीजिए ये 3 वर्ड है सती प्लस ईश। आपसे ये कोई पूछे कि प्लस से पहले स्वर है कि व्यंजन है, इस बात का कैसे पता लगता है? तो मान लीजिए ये ती है, प्लस से पहले क्या है? ये ती है, ये रहा। तो इस ती के 2 टुकड़े आप मन ही मन में करो, भाई ये आदत है रह जाएगा और इसमें बड़ी ई निकल जाएगा। सही है, आदत है और ई। अब प्लस के पास क्या है? प्लस के पास यहाँ पर स्वर है। अगर ये होता ही आदत है और फिर प्लस होता तो सीधा व्यंजन होता, लेकिन इसमें स्वर है ऐड, इसलिए ध्यान रखना इस शब्द में प्लस से पहले हमें क्लियर दिखाई दे रहा है स्वर है। समझ में आ रहा है? इधर प्लस के बाद ई है, तो सभी को पता है ये स्वर है। जिन बच्चों ने मेरा वर्ण विचार नहीं पढ़ा है, मैं उनको वर्ण विचार के बारे में बता दूं। ए आ ई स्वर होते हैं, के व्यंजन होते हैं। इसके बारे में आपको क्लास बनाई। अब बात करते हैं सती प्लस इसकी। जगन्नाथ को देखते हैं, प्लस से पहले आधा तय आ रहा है, हल्च नहीं इसमें, अर्थात क्लियर है कि इसमें स्वर है ही नहीं। ये तो सीधा आधा, इसमें स्वर निकलेगा भी नहीं, तो ये हो गया व्यंजन। अगले में देखो प्लस के बाद न आ रहा है। अगर प्लस के बाद ना आ रहा है, ये नाथ आ रहा है, तो ना के टुकड़े करो ना, न और आ। और यहाँ पर है प्लस तो यहाँ है, तो प्लस के पास क्या है? प्लस के पास है दोस्तों व्यंजन। प्लस के पास क्या है? व्यंजन है। इसीलिए सेकंड जो वर्ड है इसमें किसका मेल हो रहा है? व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा है। तीसरे की बात करते हैं, प्लस से पहले ये विसर्ग है, इसे विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। और इसके बाद है आ रहा है, साफ पता लग रहा है ये क्या है? व्यंजन है। एक बात और दोस्तों, प्लस से पहले साफ दिखाई देगा वो होगा व्यंजन, टुकड़े करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक टूटा हुआ है। और प्लस के बाद जो साफ दिखाई देता है वो होता है स्वर। चलो एक छोटा सा प्रश्न रखते हूँ। मान लो प्लस के बाद वी लिख दिया मैंने, वी। अब ये टुकड़े करो ना आप, वे और ये हो गया ई, तो इसका मतलब प्लस के पास में क्या है? प्लस के पास में है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो संधि में अगर आप जब तक इस पैटर्न को नहीं सीख पाओगे, हमसे संधि नहीं हो पाएगी। फिलहाल अब आप देखिए, पहले में स्वर से स्वर का मेल हो रहा है, दूसरे में व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा है, तीसरे में विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है। और हाँ, संधि के अंतर्गत, इस टॉपिक प्रकरण के अंतर्गत स्वर से व्यंजन भी मिल सकता है, स्वर से विसर्ग से स्वर भी मिल सकता है, विसर्ग से व्यंजन भी, कोई भी किसी से मिल सकता है। तो विद्वानों ने शॉर्ट में कर दिया वर्णों का मेल, क्योंकि कोई भी किसी से मिल सकता है, तो विद्वानों ने कर दिया वर्णों का मेल संधि कहलाता है, ये विद्वानों ने कहा है। तो एक छोटी सी बात है, ये जो स्वर है, ये जो व्यंजन है, ये जो विसर्ग है, ये तीनों किस पॉइंट में आते हैं? ये टॉपिक किस में आते हैं? ये तीनों वर्ण विचार के ही भेद है।
तो वर्ण, इसमें स्वर भी मिल सकता है, व्यंजन भी मिल सकता है, विसर्ग भी मिल सकता है। तो सीधी सी बात है कि संधि में किसका मेल हो रहा है? वर्णों का। अगर आप इतना लंबा बोलोगे स्वर के साथ स्वर, व्यंजन के बाद व्यंजन, विसर्ग के बाद व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग के बाद व्यंजन, तो बात तो ये कोई भी वर्ण किसी से मिले। इसलिए हम सीधा सीधा पॉइंट पे लेते हैं, संधि में मेल किसका होता है? वर्णों का। अब इस परिभाषा को हमारी गवर्नमेंट बुक ने, एनसीईआरटी ने दिया है कि वर्णों का मेल संधि है। किंतु दोस्तों इसको थोड़ा सा और चेक करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा जगत प्लस नाथ, समझना इस बात को, जगत प्लस नाथ, और ये कह रहा है संधि में वर्णों का मेल होता है, यानी कि हमें उन्हें जोड़ना है, वर्णों का मेल। चलो जोड़ के देखते हैं। जय, गे, ते, नाथ, जोड़ दिया तो ये वर्ड बना जगतनाथ। जबकि बनना क्या चाहिए? जगन्नाथ बनना चाहिए। जैसे ये सतीश बन गया और ये मनोहर बन गया। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि अगर मैं वर्णों का मेल करता हूं तो ये तय के स्थान पर नहीं होना चाहिए, जैसे असली शब्द में है, लेकिन परिभाषा के हिसाब से तो वर्णों का मेल है जो मैंने मिला दिया। तो इसका मतलब ये तय के स्थान पर नहीं हुआ परिभाषा के हिसाब से, इसलिए मेल के बाद परिवर्तन होना भी जरूरी है दोस्तों। संधि की परिभाषा क्या होगी? वर्णों का मेल और होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। लेकिन एक छोटी सी बात है कि मैं इसी वर्ड को फिर से ले लेता हूँ, क्योंकि वो तो गलत गया, जगतनाथ परिवर्तन नहीं हुआ था उसमें। अब इसमें देखते हैं संधि का मेल और परिवर्तन। जय, अब वो मेल करना चाह रहा है, तय को नय से मिलाना चाह रहा है, तो तय को मैंने नय से मिला दिया, ये हो गया नाथ, और जय के स्थान पर फे कर दिया भगतनाथ। तो इस परिभाषा में दोस्तों खास तौर से देखते हैं तो ये जय के स्थान पर फे हो गया भगतनाथ। तो इसमें सब परिवर्तन भी हो रहा है, मेल भी हो रहा है, किंतु परिवर्तन कहाँ होना चाहिए? इस तय के स्थान पर नहीं होना चाहिए, प्लस के अगल बगल परिवर्तन, जिसके लिए हमें एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, परस्पर। तो परिभाषा को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना, परस्पर वर्णों का मेल, वर्णों का क्या होना चाहिए? परस्पर वर्णों का मेल, और होने वाला परिवर्तन क्या कहलाना चाहिए दोस्तों? संधि कहलाना चाहिए। अब आप गौर से देखिए तो परिभाषा क्या होगी? परस्पर वर्णों का मेल होगा। परिभाषा को नोट कर लीजिए आप। संधि की परिभाषा है परस्पर, परस्पर से तात्पर्य यहाँ पर प्लस के अगल बगल के वर्णों से है, परस्पर वर्णों का मेल होगा तथा फिर जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं। इसमें तीन वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 परस्पर, नंबर 2 वर्ण, और नंबर 3 परिवर्तन। दोस्तों ये तीनों वर्ड, हाँ अगर प्रश्न आ जाए संधि में मेल होता है, संधि में मेल होता है, किसका होता है? ऑप्शंस ए वो दे दे हमें यहाँ पर ध्वनियों का, फिर उसने बी पर दे दिया हमें वर्णों का, और सी पर दे दिया हमें दोस्तों उसने अक्षरों का। ये तीनों ही शानदार हैं। D++ भी 2018 में माना गया है पीजीटी से, बॉयज कैटेगरी से, और ये हमारे राजस्थान एसआई एग्जाम में माना गया है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, संधि में मेल होता है किसका? ऑप्शंस ध्वनि भी सही है, वर्ण भी सही है। समझ रहे? तो कहने का तात्पर्य है कि संधि के अंतर्गत ध्वनि, वर्ण, अक्षर तीनों का मेल सही है, किंतु अगर वर्ण से पहले ध्वनि आ रहा है, क्योंकि ये सारी इकाई किसकी है? ध्वनि की है, तो ध्वनियों का फर्स्ट आंसर मानना पड़ेगा, परस्पर ध्वनियों का मेल होगा। अगर विकल्प में ध्वनि नहीं है तो हमें वर्ण को मानना पड़ेगा। अगर विकल्प में वर्ण नहीं है तो हमें अक्षरों को मानना पड़ेगा दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य कि वही बात है कि उत्तर देते समय हमें प्रायोरिटी अर्थात प्राथमिकता देनी जरूरी होती है। जैसे हमसे कोई पूछे कि आप सबसे ज़्यादा अधिक प्रेम किससे करते हैं? माता से, पिता से, पत्नी से, तो भाई सीधा आंसर तो माता होगा, फर्स्ट आंसर। अगर आप माता विकल्प में नहीं है तो फिर पिता भर सकते हैं, पिता नहीं है तो पत्नी, पत्नी भी नहीं है तो ये तो कहेंगे नहीं, कोई भी परले वाले मौली जो भी ऐसे थोड़ी पाएगा। इसलिए आंसर हमेशा विकल्प को देखते हुए देना चाहिए। कॉम्पिटिशन क्लासेस का सबसे बड़ा रोल है विकल्प को देखते हुए आंसर देना चाहिए। दोस्तों ये है इसकी परिभाषा, परस्पर ध्वनियों या वर्णों का मेल होगा तथा फिर जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं संधि के अंतर्गत परिभाषाओं की। संधि के भेद कितने हैं दोस्तों? देखते हैं।
परिभाषा आपको क्लियर हुई? ध्वनि कह दो चाहे वर्ण कह दो, पहले ध्वनि माना जाएगा। अब संधि के भेद कितने हैं? मैंने क्या किया, आप जब संधि को पढ़ते हो तो उसमें सबसे बड़ा लॉजिक ये आता है कि उन्हें रटना पड़ता है। मैंने कई बच्चों को देखा है वो ऐसे रटते हैं, प्रथम वर्ण के सामने तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, अंतस्थ वर्ण आता है तो पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ऐसे रटने से लाभ नहीं होगा दोस्तों, रटना बहुत बेकार सिस्टम है। इसलिए आपको पूरी कहानी को, एक कहानी की पूरी संधि को एक स्टोरी के जरिए समझना है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब हम किसी चीज को चित्रवत देखते हैं, उसको दृश्य बना के पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है। जैसे आपने बचपन में सुना होगा, वो एक कहानी आती ना, मुझे छोड़ दो किसी दिन मैं तुम्हारे काम आऊंगा। तो ये कहानी, ये कथन किसने कहा था? सीधी सी बात तो ये है, तो चूहे ने कहा था। क्यों याद है? क्योंकि शेर और चूहे कहानी में चूहे ने कहा था मुझे छोड़ दो, क्योंकि वो स्टोरी आपने पढ़ी है, आपको आज तक भी याद है। सेम उसी प्रकार हम इसको एक कहानी के जरिए पढ़ते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में 16, 17, 18 नियम है, तो उसको बहुत आसानी तरीके से याद किया जा सकता है। फिलहाल देखो, मैंने एक वर्ण की शादी मैंने दूसरे वर्ण से करा दी, तो मान लीजिए ये है संधि। अब इसके संतान उत्पन्न होगी, भाई वर्णों का मेल हुआ है, तो पहला बेटा जो हुआ वो हुआ इसमें स्वर। माता पिता कितने खुश होंगे कि पहला बेटा स्वर आया है। अब जब ये छोटा था तो ये बोलता था ए आई यू, ऐसे होते हैं स्वर ए आई यू, तो माता पिता समझ गए, संधि समझ गया कि मेरा ये बेटा गूंगा है। ईश्वर से प्रार्थना करी, दूसरा बेटा आया, नाम रख दिया क्या? व्यंजन। मेरी इस कहानी को सुनना, पढ़ाई से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ये आपको चित्र बना रही है। पहला बेटा गूंगा है, इसके बाद इसके 5 भेद होंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। फिर दूसरा आया कौन सा दोस्तों? व्यंजन। अब व्यंजन का सीधी सी बात है, व्यंजन का मतलब पकवान भी होता है। इसका ये बेटा जब छोटा था तो गरम गरम पकवान खा गया, जीभ जल गई। तो जब जीभ जल जाती है तो कैसे बोलता है? तने खड़खड़, बहुत तेज बोलता है, स्पीड से, समझ में नहीं आता। तने खड़खड़ मतलब तूने खाना खा लिया। तो ये बंदा भी ऐसे बोलता है, क्या। तो पिताजी समझ गए यार, पहला बोलता नहीं और दूसरा किसी की सुनता नहीं। ईश्वर की कृपा से इन्हें तीसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया विसर्ग। ये तो बोलने में इनका भी गुरु निकला, और वो कौन है? विसर्ग। ये हकला हो गया, मन है धनहर मनोहर। इतना ब्रैकेट हकले हकले में बोलेगा तो निश्चित है अब इस बाप के सामने समस्या आ गई कि इनका विवाह किससे किया जाए। हालांकि एक बात बताओ, संधि के 5 भेद आएंगे, इसके 5 भेद होंगे, 5 वर्गीकरण किया जाएगा। व्यंजन संधि के 16-17 नियम है, विसर्ग संधि के 11 से 12 नियम है, तो कुल मिला के 34-35 नियम बन जाते हैं। 11, 16, 17, 16 और 11, 27 और 5, 32-33 नियम बन जाते हैं। तो इतने सारे नियम अगर पढ़ने के बाद बच्चे अगर एक भी टॉपिक, एक भी प्रश्न नहीं कर पाते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार इतने रूल रटे। और ये भी ध्यान रखना, जैसे आपने महाभारत देखा हो, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, वो महाभारत में 18 दिन का युद्ध चला था वो, जिसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो चाहता तो युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर देता, नाम था बर्बरीक। सेम उसी प्रकार उस युद्ध को बर्बरीक समाप्त कर सकता है तो हिंदी के महायुद्ध को अकेला टॉपिक संधि समाप्त कर सकता है। तो ये तो सोचना मत कि 32-33 नियम याद करो तब हमारे से एक प्रश्न होगा, क्योंकि ये ध्यान रखना संधि अकेला ही पूरे टॉपिक को क्लियर कर देगा। हालांकि रीट में प्रश्न ऐसे आते हैं कि ऐसा शब्द छांटिए जिसमें संधि और समास दोनों है, तो रीट में तो इसका प्रश्न भी आधा ही आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि संधि जिसको समझ में आएगा वो पूरी हिंदी के ग्रामर को जीत सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ संधि के भेद कितने की आया था DSSB 2018 में बॉयज कैटेगरी से, कि संधि के भेद कितने। आप ये मत सोचिए PGT से आया इतना छोटा प्रश्न है, प्रश्न कैसे भी दे सकता है, पेपर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, सरल देना चाहता है कठिन देना चाहता है। तो यहाँ पर देखो संधि के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कहानी के जरिए ये गूंगा है। अब अगर मैं स्वर संधि के इस बेटे के विवाह करना चाहूं तो ये गूंगा है, तो आप बताओ रियल लाइफ में गूंगे का विवाह किससे होगा? गूंगी से। आप गूंगा बोल रहे हो, गूंगा का गूंगा से नहीं, गूंगा का गूंगे से विवाह होगा। अर्थात स्वर का विवाह किससे होगा? स्वर से ही होगा, जोड़ा तभी बनेगा। तो ये ध्यान रखना, यही इसकी परिभाषा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। अब हम संधि के पहले पार्ट को पढ़ते हैं, स्वर संधि के। इसके 5 पार्ट है, 500 का चार्ट बनेगा, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले संधि के 3 भेद हो गए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और ये भी आपको पता लगे प्लस के अगल बगल कैसे निकालते हैं, वीडियो को फिर से देख लेना आप एक बार। अब संधि के 3 पार्ट है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पहला हुआ स्वर
दूसरा हुआ व्यंजन और तीसरा हुआ विसर्ग। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि कहलाता है। इसमें गूंगे का गूंगे से विवाह हुआ तो सेम स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि कहलाता है। अब इनके भी संतान उत्पन्न होंगी, ये तो निश्चित है। तो आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्वर संधि के हम 3 पार्ट हो गए। देखो दोस्तों, ये है फर्स्ट स्वर, और स्वर संधि की परिभाषा मैंने बताई थी। स्वर संधि की परिभाषा कहते हैं स्वर से स्वर का मेल, स्वर से स्वर का मेल। दोस्तों एक बात ये तय है, ध्यान रखना कि स्वर संधि में एक साइड प्लस होगा, एक तरफ भी स्वर होगा। मान लीजिए ये स्वर हो गया और ये स्वर हो गया। तो 2 मिनट के लिए मैं कहानी के जरिए पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको तो मान लीजिए लेडीज महिला, इसको मान लीजिए जेंट्स। 11 वर्षों तक संधि के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, 11 वर्षों तक। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं तो आप सुन लीजिए, क्योंकि इधर तो मान लो इसके अंदर लेडीज के अंदर 2 ही गुणसूत्र है ए आ, और इसके 11 वर्ष में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वरक संख्या कितनी 11, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये है। तो 1 मिनट के लिए कहानी के जरिए हम मान लेते हैं कि ये इस स्वर के अंतर्गत गुणसूत्र हैं। जब तक गुणसूत्र चलते रहेंगे संतान उत्पन्न होती रहेगी। तो दोस्तों पहला जो पार्ट है, ये इनके 11 वर्षों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, नाम रख दिया दीर्घ। और आपको पता है दीर्घ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब इधर लेडीज के अंदर तो प्लस से पहले ए आ चलता रहेगा। कब तक? जब तक ये सारे समाप्त नहीं हो जाते। जैसे फर्स्ट में ए आ के सामने मैंने पिता के गुणसूत्र 2 ले लिए, ए आ प्लस में ए आ, ये तो लेडीज के ए आ, और इधर से ये सारे चलते रहेंगे। ए आ प्लस ए आ बराबर क्या पड़ा? आ। तो ये हो गया इसका फर्स्ट बेटा। पहला बेटा हो गया तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान ने दूसरा बेटा भी दे दे, और भगवान ने इनकी नहीं सुनी नहीं। दूसरा बेटा आ गया, गुण बेटी नहीं दी, भगवान दूसरी बेटी दे दे, भगवान ने इनकी नहीं सुनी, दूसरा भी बेटा ही दे दिया। इस गुण की एक बात ध्यान रखना, घात 3 है, सबसे मोस्ट वर्ड है। 3 घात का मतलब प्लस से पहले लेडीज के अंदर तो ए आई है, कितनी बार आएगी? 3 बार। ए आ 1, ए आ 2, ए आ 3, और प्लस के बाद दोस्तों जोड़े 3 उतारने हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। इधर ई उ और री। अब देखिए आप, अगर पिता के सबसे ज्यादा गुणसूत्र इसमें आए हैं गुण के अंतर्गत, क्योंकि सबसे ज्यादा गुणसूत्र इसमें लिए, तो बाप अगर गूंगा है तो बेटा भी गूंगा होगा। इससे पूछते हैं बेटा गुण, तो ये बोल रहा है आ। तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी ए। बेटा गुण उनका आ। तेरा पापू कहाँ है? पापू ओ। और ये बनेगा अर। तो ये ध्यान रखना, ए गण प्लस ईश बराबर गणेश, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, ऐसे ये संधि के वर्ड बनते हैं। एक बात ध्यान रखना, इस ए का जो प्रतीक चिन्ह ऐसे होता है, ओ का प्रतीक चिन्ह ऐसे होता है, अर ऐसे मात्रा चढ़ती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इनकी पहचान भी इनकी प्रतीक चिन्ह होती है, ये इनकी पहचान रहेगी। किसी भी शब्द पे आपको ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो 99% संधि कौन सी मानी जाएगी? गुण। जैसे दिनेश, जैसे महोत्सव। हाँ, ये है इसकी सबसे बड़ी ट्रिक कि अगर आपको एक चोटी नजर आती है ऊपर दिनेश महोत्सव, तो गुण संधि मानी जाएगी। और किसी भी शब्द में आपको ऋषि और या फिर ऋतु नजर आए तो आप सीधा सीधा गुण संधि उड़ाए। जैसे महर्षि वर्ड दे दिया तो सीधा गुण संधि है। अब 2 बेटे हो गए, तो अब ईश्वर से प्रार्थना क्या है? बेटी आ जाए। तो तीसरी आ गई बेटी, नाम क्या रख दिया? वृद्धि। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ावा। इसमें क्या हुआ? खुशियों का बढ़ावा हुआ। तो अब ये जो 2 जोड़े बचे इन्हें उतार देते हैं, ए आई और ओ औ। प्लस से पहले क्या आएगा? वही ए आ 1, ए आ 2। ये चार्ट आज समझा रहे हैं, कल से इसका पूरा विस्तार यहाँ से करेंगे। ए आ के बाद आ, ई के बाद ई, वो विस्तार में होगा। फिलहाल इस चार्ट को समझाओ, चार्ट याद है तो पूरा टॉपिक याद रहेगा।
नाम वृद्धि है, जो पहले छोटा हो रहा था अब वो बड़ा होगा, वृद्धि में बड़ा होता है, चोटी एक आ रही थी अब दो आएगी, जहां पर जो पहले ओ आ रहा था अब वो ये छोटा ओ आ रहा था अब ये आएगा बड़ा औ, और मात्रा इसकी भी दो होंगी। और किसी भी शब्द पर आपको दो चोटी नजर आए तो आप सीधा कर दे संधि कौन सी, वृद्धि। जैसे सदैव हुआ, जैसे महौज हुआ, ये वर्ड ऐसे हैं डबल चोटी वाले। डबल चोटी दिखाई देते के साथ आप सीधा कौन सा उड़ाओगे, संधि को, वृद्धि को। तो दोस्तों गौर से देखिए तो गुणसूत्र यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और पार्ट कितने हुए हैं, 3। लेकिन स्वर संधि के जो पार्ट हैं वो टोटल कितने हैं, 5। और यहाँ तो गुणसूत्र ही समाप्त हो गए, बाकी 2 पार्ट कहाँ से है। तो ये लेडीज कह रही है सुनो जी 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, हमारे 3 बच्चे हैं, ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ कमाने, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तो सीधी सी बात है, ये अनाथ आश्रम जा करके एक बच्चा और उठा लाती है और उसका नाम रख देती है। जैसे घर में नाम होता है ना, अजय विजय सीता गीता, सेम ऐसे ही गुण यण। ये है इसका चौथा पार्ट। नंबर रख देते हैं 1 2 3 4। अनाथ आश्रम से लाए हुआ बच्चा, ये मान लीजिए कहानी चल रही है, यण जो करेगा गुण उसका उल्टा करेगा यण। तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, जो ई इधर आ रहा था अब की बार इधर आएगा, ई ई उ उ और री। और सामने अनाथ आश्रम से लाए तो पिता का तो पता ही नहीं, क्योंकि इधर कौन क्या आते हैं, गुणसूत्र पिता के आते हैं, प्लस के बाद पिता है ही नहीं। तो सामने स्वरों का पता लगेगा, असमान स्वर आए तो सीधी सी बात है, हमारे अलवर भरतपुर में बोलते हैं यह जा रहा, तब हम, तुम बोलते हो यह जा रहा तो मेवात क्षेत्र में बोलते हैं इज जा रो। जब हम बोलते हैं वह जा रहा तुम बोलते हैं देख उज जा रो। तो ई के स्थान पर यह, जैसे अति प्लस आचार, ई नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए क्योंकि समान स्वर तो दीर्घ में आते हैं। ई के सामने जब ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाएगा तो ये बन जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, री का बनेगा रे। तो ये और वे जिस भी शब्द में आपको दिखाई देंगे पूरे, और इनके आगे वर्ण होंगे अधूरे। जैसे अत्याचार हुआ, अध्यापक हुआ, या फिर भवादी हुआ, तो ये और वे दिखाई दे पूरे और इनके आगे वर्ण आपको दिखे अधूरे, तो काफी हद तक 99% संधि कौन सी मानी जाएगी, यण। अब जैसे गुण का उल्टा किया है यण, ऐसे वृद्धि का उल्टा कर देंगे अयादि। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, 5वां पार्ट रहेगा, मान लो अयादि, अयादि। तो वृद्धि का उल्टा कर दो, ए आई ओ औ के सामने क्या कर देंगे अपन, वही असमान, असमान स्वर कर देते हैं, स्वर। तो ए के स्थान पर तो आ जाएगा आय, आई के बड़े आई है तो आय, ओ है तो अव, और औ है तो आव। ये दोस्तों आधे आधे आएंगे, ये भी ध्यान रखना, जैसे इसमें भी आधे हैं। और ये ध्यान रखना, जैसे हम नॉर्मली लॉजिकली बात करते हैं, हम किसी को बोलते हैं अरे ओ दीपक, तो अपन बोलते हैं आओ, और दूसरे बुलाए तो आओ, ऐसे एक आई आय ऐसे बनेगा। तो इनसे जब शब्द बनेंगे तो कुछ ऐसे बनेंगे, पवन हुआ, नयन हुआ। तो ध्यान रखना, यदि ये और वह दिखाई दे पूरे, इनके आगे पूरे तो अयादि, अयादि में भी यह पूरा आ रहा है इसके आगे, तो अयादि में तो अयादि संधि, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसी कौन सी संधि, इसमें वही संधि, अयादि में अयादि। यदि ये और वह दिखाई दे पूरे और इनके आगे भी वर्ण दिखाई दे पूरे, तो दोस्तों संधि कौन सी होगी, अयादि होगी। और हाँ, ये भी बात ध्यान रखना, ये 5 पार्टों का चार्ट आपको याद करना है। ये चार्ट आपको 2 बार देखना है, वीडियो को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं फर्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको दीर्घ से स्टार्ट करूंगा और हर पार्ट में आधे आधे घंटे में होगा, यानी कि 2.5 घंटे का वीडियो में आपको स्वर संधि कंप्लीट समझ में आएगा, जोड़ना भी और तोड़ना भी। इसके बाद हम व्यंजन संधि को एक शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि एक भी नियम गायब नहीं करेंगे। छोटा सा 2 मिनट का गाना आएगा, उसको ध्यान से सुनना, तो कैसा तब कर ले, मेरे काफी बच्चों ने समझा भी है। इसके बाद विसर्ग संधि में हनी सिंह का एक छोटा सा गाना आएगा, उसको भी समझ लेना और आपको पूरे नियम समझ में आ जाएंगे। मात्र 3 से 4 घंटे का वीडियो है टोटल संधि का। पढ़ते समय हम कोचिंग में जाते हैं, पर डे इतने घंटे यूज करते हैं, लेकिन हमसे याद नहीं होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब संधि के सारे पार्टों को डाउनलोड करके एक बार तो सिंगल सिंगल देख लो, जैसे जैसे मैं डालता जाता हूँ, उसके बाद सबको डाउनलोड करके यूट्यूब पर और फिर एक साथ देखते रहिए, तो आपको एक साथ देखने में पूरा मजा आएगा। हालांकि मूवी की तरह 3-4 घंटे खराब तो होंगे, लेकिन ये वादा है कि आपका संधि क्लियर होगा तो समास, वचन शुद्धि और शब्द युग्म बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे किसके साथ, दीर्घ संधि के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।